आज क्लास में हम लोग विल और शैल को पढ़ने वाले हैं। विल, शैल, ये दोनों के दोनों जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, पहली चीज के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इनका प्रयोग हम ज्यादातर टेंस में फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए कर लेते हैं। जो भी फ्यूचर टेंस होता है, यानी कि हमने कहा कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस या फ्यूचर परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस तो पहली चीज कि टेंस में फ्यूचर नाम का कोई चीज नहीं होता। टेंस सिर्फ दो ही होती है, प्रेजेंट और पास्ट टेंस। फ्यूचर हम सेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि एक अनरियल सिचुएशन में यूज किया जाता है। वो रियल नहीं होता, वो एक रियल टेंस नहीं है। उसमें सिर्फ हम इमेजिन कर लेते हैं कि भविष्य में ये काम हो सकता है या फिर होगा। तो उस कंडीशन में हम फ्यूचर को दिखाने के लिए, फ्यूचर में कोई एक्शन दिखाने के लिए दरअसल इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल और शैल का प्रयोग टेंस में कर लेते हैं। हालांकि विल और शैल जो है, इनका प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जैसे होता है, क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते ही है। तो आइए समझते हैं यहाँ पे विल और शैल का प्रयोग। यदि आपको विल शैल के प्रयोग में यदि आपको परेशानी होता है, यदि आपको कंफ्यूजन है कहाँ विल का यूज करें कहाँ शैल का यूज करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो आज इस सब डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, विल और शैल ये अपने आप में खुद एक प्रेजेंट फॉर्म में रखा गया है। कोई भी वर्ब जो होता है वो किसी न किसी फॉर्म में जरूर होगा। यदि उसका कोई पास्ट फ्यूचर नहीं है तो उसको ये मान लिया जाएगा कि ये खुद ही प्रेजेंट में है। तो पहली चीज कि जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इसका कुछ नहीं होता, इनका कोई टेंस से लेना देना नहीं होता। तो इनको हम प्रेजेंट मान लेते हैं। जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है ये प्रेजेंट फॉर्म में है, तो विल शैल खुद ही एक प्रेजेंट है। हालांकि किसी फ्यूचर कार्य व्यापार को दिखाने के लिए यूज कर लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं लिख दूं कि फ्यूचर एक्शन। यदि आपको फ्यूचर में कोई एक्शन दिखाना हो कि फ्यूचर में कोई एक्शन होगा, यानी हमने कहा भविष्य में होने वाले, भविष्य में होने वाले कार्य व्यापार। अगर कोई भविष्य में होने वाला कार्य व्यापार है, कोई इवेंट है, कोई घटना है जो भविष्य में होगा, तो इसके लिए हम विल और शैल दोनों का ही प्रयोग करते हैं। और इस कंडीशन में इसका सेंस निकाला जाता है वाक्य के अंत में गा, गे, गी। हमने क्या कहा कि गा, गे और गी, इस प्रकार का सेंस निकाला जाता है। जैसे मैं मुंबई जाऊंगा, वह यहाँ सोएगी। हमने कहा तुम भोजन करोगे, वह अपना पाठ याद करेगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस सबके अंत में गा, गी, गे यही सेंस आ रहा है। और इससे हमें फ्यूचरिटी का बोध हो रहा है कि भविष्य में ये काम नॉर्मली किया जाएगा। तो नॉर्मली यदि भविष्य में आपको कोई काम करना है तो वहां पे विल और शैल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, विल और शैल में क्या डिफरेंस है, बस ये समझिएगा। तो अगर हम नॉर्मल यूज की बात करें, यदि नॉर्मली बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन सा है, तो हमने कहा आई है और वी है। तो आई और वी, इसके साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं। यदि नॉर्मल बात करें तो फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ हम कौन सी मॉडल वर्ब का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। और यदि बात करें सेकेंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन की, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात करें, यानी यू हो, चाहे ही हो, सी हो, इट हो या फिर दे हो, या फिर किसी व्यक्ति का नाम हो, नेम भी हो सकता है, यह भी थर्ड पर्सन ही माना जाता है। तो इन सबके साथ हम क्या यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो नॉर्मल बात करें, यदि आपको फ्यूचर में कोई एक्शन दिखाना हो तो यहाँ पे आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज करना चाहिए। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे या फिर किसी व्यक्ति का नाम या सेकेंड पर्सन यू के साथ हमें विल का प्रयोग करना चाहिए। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि उसे, या फिर उसे नहीं, हमने कहा वह कल मुंबई जाएगा, वह कल कहाँ जाएगा, मुंबई जाएगा। अब इसमें नॉर्मली हमने बात किया है कि वह कल मुंबई जाएगा। तो इस सेंटेंस में अंत में देखिए क्या आया है, गा आया है। तो एक बात निश्चित हो गया कि विल और शैल का प्रयोग किया जाएगा।
तो हमने कहा कि वह के लिए क्या यूज करेंगे, ही। तो ही के साथ क्या यूज किया जाएगा, विल का यूज किया जाएगा। ही विल गो टू मुंबई, वह कहा जाएगा, मुंबई जाएगा। ही विल गो टू मुंबई। मैंने कहा कि तुम सब यहाँ नहीं आओगे, तुम सब यहाँ नहीं आओगे। तो ये निगेटिव सेंटेंस है, तुम सब यहाँ नहीं आओगे। तो तुम सब के लिए हमने क्या कहा, यू मतलब तुम भी होता है, यू मतलब तुम सब भी होता है। सब के लिए अलग से नहीं आएगा क्योंकि यू सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही नंबर में सेम होता है। तो हमने कहा यू के भी साथ क्या यूज किया जाएगा, विल का यूज किया जाएगा। तो हमने कहा यू विल। अब यहाँ पे नहीं, तो नहीं के लिए क्या होगा, नॉट। तो यदि निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो विल नॉट को हम शॉर्टकट फॉर्म में वांट लिखते हैं। तो हम यहाँ पे वांट भी लिख सकते हैं, यू वांट। अब आने के लिए क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, कम, और यहाँ के लिए हियर। तो यू विल नॉट कम हियर, तुम सब यहाँ नहीं आओगे। तो फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखा, और दोनों ही सेंटेंस में पहले सेंटेंस में ही जो कि थर्ड पर्सन है इसके साथ विल का यूज किया गया, यू जो कि सेकेंड पर्सन है इसके साथ विल का यूज किया गया। लेकिन अगर मैं सेंटेंस बोलूं कि मैं परीक्षा पास करूंगा, मैं परीक्षा पास करूंगा, मैं परीक्षा पास करूंगा, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, मैं परीक्षा पास करूंगा, अंत में गा आया, यानी ये फ्यूचर में होने वाला कोई एक्शन है। तो मैं परीक्षा पास करूंगा, आई। अब आई के साथ आप क्या यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे, आई सेल। और पास करूंगा के लिए क्या होगा, आई सेल पास, परीक्षा के लिए द एग्जाम, आई सेल पास द एग्जाम, मैं परीक्षा को पास करूंगा। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस भी है। हम यहाँ पे क्या क्या चीजें का यूज कर रहे हैं, विल और सेल का यूज कर रहे हैं। तो थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन, इसके साथ तो भी लगाया, फर्स्ट पर्सन आई हो चाहे वी हो, इसके साथ सेल का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब होगा, जब नॉर्मली बात किया जाए, कोई नॉर्मली कोई कार्य व्यापार हो रहा है, कोई घटना होगा जो कि फ्यूचर में होगा, तो फ्यूचर सेंस दिखाने के लिए हम विल सेल का प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर क्या होगा आप समझ लीजिएगा। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम विल या फिर सेल का यूज कर सकते हैं। हालांकि अब बोलचाल की भाषा में, हम जब बोलचाल की भाषा की बात करें तो इसमें सेल का यूज नाम मात्रा के बराबर होता है। हम चाहे आई हो, वी हो, ही, सी, कुछ भी हो, उन सब के साथ विल का यूज करते हैं। लेकिन ये चीज अभी केवल स्पोकन में है, ग्रामर की दृष्टि से सेल का भी यूज किया जाता है। तो इसके साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, और फिर हम अदर वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा क्या रहा, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यदि हमें इसको पैसिव वॉइस में लिखना हो तो विल या सेल के बाद से बी का यूज कर देंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे। चलिए अब समझते हैं कि आखिर इसका, हमने कहा कि ये चीजें उल्टा भी हो सकता है। जैसे हमने कहा ये चीजें अपोजिट हो जाएगा, आई और वी के साथ सेल के बजाय विल का यूज होगा, और यहाँ पे यू, ही, सी, इट, दे और किसी नेम के साथ सेल का यूज होगा। ये चीजें अपोजिट भी हो सकता है। ये देखते हैं कि आखिर कब किस सेंस में हम आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे, और बाकी थर्ड पर्सन सेकेंड पर्सन यू, ही, सी, इट, दे के साथ हम सेल का यूज करेंगे। चलिए आइए समझते हैं कि कब कब हम इस प्रकार से चीजों को यूज करेंगे। आइए समझते हैं। हमने कहा पहला यूज तो हमने पढ़ा आई और वी के साथ सेल, और बाकी यू, ही, सी, दे के साथ हम विल का यूज करेंगे। यहाँ पे दूसरा यूज समझते हैं। दूसरा यूज क्या है, सेम उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, लेकिन वाक्य के सेंस से, सेंस कैसा होना चाहिए, तो हमने कहा कि जो वाक्य का सेंस है उस सेंस में यदि कोई कमांड किया जाए, कोई आदेश दिया जाए, ऑर्डर दिया जाए, हमने कहा कमांड या फिर ऑर्डर देने की बात हो, या फिर कमांड ऑर्डर के अलावा और क्या होगा, कोई कंपल्सन होगा, कोई कंपल्सन, यदि कोई जरूरी काम होगा जो आप भविष्य में करेंगे ही करेंगे उस कंडीशन में, या फिर हमने कहा यदि आपने किसी को धमकी देना चाहा, यदि आप किसी को धमकी दे रहे हैं,
थ्रीटेंड, थ्रीटेंड का मतलब क्या होता है? थ्रीटेंड का मतलब धमकी। यदि आप किसी को धमकी दिए या फिर आप क्या किए, डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? दृढ़ संकल्प। या फिर आपने कोई दृढ़ संकल्प ले लिया है इस कंडीशन में, या फिर आप कोई प्रॉमिस कर दिए। क्या किए हैं? प्रॉमिस। आपने किसी से कुछ वादा किया। ये सारे काम जो है ना वो भविष्य में होने चाहिए। यदि हम भविष्य में कोई कमांड, किसी को आदेश दे दिए कि ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, वो काम होगा भविष्य में, आने वाले समय में होगा। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस को बोलने का तात्पर्य ये रहा कि हमने तुमको कमांड किया है, आदेश दिया है, या फिर ये काम तुम करो, ये अनिवार्य है, या फिर मैंने तुमको धमकी दे दिया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मैं तुम्हें दंडित करूंगा, इस प्रकार से मैंने धमकी दिया। या फिर डिटर्मिनेशन, मैं कोई ऐसा दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं परीक्षा पास करूंगा ही करूंगा, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा, तो इस प्रकार का सेंटेंस हो। या फिर हमने किसी से कुछ वादा किया कि मैं ऐसा काम करूंगा, मैं तुम्हारे लिए ये लाऊंगा, या फिर मैं तुमको ये अपना पैसा चुकाने को, मैं तुम्हारा जो पैसा लिया हो वो चुकाऊंगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस में हम क्या यूज करेंगे? देखिए चीजें उल्टा हो जाएगा। आई और वी, आई और वी के साथ निश्चित तौर पे हमें विल का यूज करना पड़ेगा। बाकी का ही, सी, इट, दे, या फिर यू जो कि सेकेंड पर्सन है, या फिर किसी व्यक्ति का नाम, इन सब के साथ हम शैल का यूज करेंगे। जैसे हमने कहा, समझिए, मैंने कहा मैं, जैसे तुम वहां जाओगे, तुम वहां जाओगे, तो इधर मैंने कमांड किया है। इधर मैं लिख भी देता हूं। मान लीजिए कि मैंने किसी को आदेश दिया कि तुम वहां जाओगे, हालांकि ये काम भविष्य में होगा, ये फ्यूचर की बात किया जा रहा है, लेकिन मैंने कमांड किया है, आदेश दिया है, तुम वहां जाओगे। तो तुम वहां जाओगे, यहाँ पे यू के साथ हम विल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि यू के साथ क्या यूज करेंगे? शैल। यू शैल गो, तुम वहां जाओगे, हमने यहाँ पे कमांड किया है। या फिर मैंने कहा कि मैं परीक्षा पास करूंगा, मैं परीक्षा पास करूंगा, अनिवार्य है, परीक्षा पास करना कंपल्सन है, मैं परीक्षा पास करूंगा। तो इस कंडीशन में अब मान लीजिए इसमें कंपल्सन का बोध हो रहा है, कंपल्सन, प्रॉमिस भी हो सकता है, कंपल्सन भी हो सकता है। तो आई के साथ क्या यूज होगा? मैं परीक्षा पास करूंगा, आई के साथ यहाँ पे विल का यूज होगा। और यदि ये सेंटेंस नॉर्मल होता तो आई के साथ शैल का यूज करते, आई विल पास द एग्जाम, मैं परीक्षा पास करूंगा। या फिर हमने सेंटेंस लिखा, हम सब तुम्हें जान से मार देंगे, जान से मार देंगे, समझिएगा, मार देंगे। ये जो शब्द है ना, ये जो शब्द है, ये जो वर्क है मार देंगे, एक होता है बीट, मतलब ही पीटना, मारना। तो बीट का मतलब जान से मारना नहीं, बस ऐसे चोट पहुंचाना, यानी कि बीट करना, मारना, पीटना। लेकिन जान से मारने के लिए किल का प्रयोग करेंगे। तो हम सब के लिए क्या लिखेंगे? वी के साथ बोलिए क्या यूज करेंगे? विल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने धमकी दिया है, हमने किसी को धमकी दिया कि तुम्हें जान से मार देंगे। तो यहाँ पे वी के साथ क्या यूज करेंगे? शैल का यूज नहीं करेंगे, बल्कि विल का यूज करेंगे। वी विल, और यहाँ पे किल मतलब मार देंगे तुम्हें, वी विल किल यू, हम सब तुम्हें जान से मार देंगे। तो यहाँ पे चीजें उल्टा हो गया, यानी जहाँ पे विल का यूज होना चाहिए था वहां पे सेल का यूज हुआ है, और जहाँ पे सेल का यूज होना चाहिए था विल का यूज। तो यदि सेंटेंस इस प्रकार का हो जिसमें हमने किसी को आदेश दिया, अनिवार्यता है, किसी काम को करना ही करना है, या फिर धमकी देने की बात हो गया, या फिर हमने कोई वादा कर दिया मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? आई के साथ सेल का यूज नहीं करेंगे, आई विल रीपे योर मनी, मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। यहाँ पे यदि आपने प्रॉमिस किया है तो आई के साथ
शैल का नहीं बल्कि विल का प्रयोग करेंगे। चलिए और समझते हैं। देखिए यहाँ पे शैल का कुछ खास यूज भी है। हमने कहा शैल, अच्छा यदि इसका निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, शैल के साथ यदि हम नॉट जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, सेंट होगा। ध्यान दीजिएगा क्या होगा, सेंट होगा। वही हमने विल के बारे में आपको बताया था, विल प्लस नॉट यदि हम इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या होगा, वोंट होगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाले वर्ड थे, इसलिए हमने बता दिया सेल प्लस नॉट बराबर सेंट बोलेंगे और विल प्लस नॉट बराबर वांट बोलेंगे। सेल का कुछ खास यूज, यदि हम किसी को ऑफर कर रहे हैं, यदि हम अपने सामने वाले को कोई ऑफर दे रहे हैं कि आप ये चीज लेना चाहेंगे, तो उस कंडीशन में हम सेल का यूज करेंगे। जैसे मैं बोलूं कि क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं, तो क्या यूज करेंगे हम, सेल आई टेक, सेल आई टेक वाटर, सॉरी टेक नहीं ब्रिंग बोलिए, shall I bring water for you, क्या मैं आपके लिए पानी लाऊं। जैसे और सेंटेंस हमने कहा कि क्या मैं आपको पैसे दूं, क्या मैं आपको पैसे दूं, तो क्या यूज करेंगे, shall I give you money, क्या मैं आपको पैसे दूं। तो देखिए यहाँ पर हमने किसी को ऑफर दिया कि क्या मैं ऐसा काम करूं, क्या मैं आपके लिए कुर्सी लाऊं, क्या मैं आपका काम कर दूं, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि आपको ऑफर दे रहा हूं। हम इसका प्रयोग परमिशन लेने के लिए भी करते हैं, परमिशन लेने के लिए, जैसे कि परमिशन लेने के लिए करते हैं। जैसे हमने कहा क्या मैं आपका पेन ले लूं, क्या मैं आपका पेन ले लूं, तो मैं इसको कैसे बोलूंगा, shall I take your pen, क्या मैं आपका पेन ले लूं। परमिशन ले रहे हैं, क्या मैं अंदर आऊं, क्या मैं अंदर आऊं, तो क्या करेंगे, shall I come in, shall I come in, क्या मैं अंदर आऊं। तो देखिए यहाँ पर हमने परमिशन लिया और यहाँ पे हमने ऑफर दिया, क्या मैं आपके साथ चलूं, shall I come with you, shall I come with you, क्या मैं आपके साथ आऊं, क्या मैं आपका काम कर दूं, तो shall I do your work, क्या मैं आपका काम कर दूं। तो इस प्रकार से हम परमिशन लेने के लिए या फिर किसी को ऑफर देने के लिए भी हम shall का यूज करते हैं। चलिए विल का प्रयोग समझते हैं जरा, विल। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको 5 स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, 5 स्ट्रक्चर। तो इसमें हमने यहाँ पे पहला स्ट्रक्चर तो आपको बता ही दिया कि सब्जेक्ट के साथ विल शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉर्मली यदि फ्यूचर में कोई कार्य व्यापार करना हो, कोई एक्शन दिखाना हो, नॉर्मल बात किया जाए तो वहां पे हम क्या करेंगे, फ्यूचर में कुछ नॉर्मली करने के लिए हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट के साथ विल शैल और साथ में बी। यदि फ्यूचर में आपके कुछ होने की कल्पना किया जाए कि फ्यूचर में आप ऐसा होंगे, जैसे मैंने कहा कि आप एक डॉक्टर होंगे, तो आप एक डॉक्टर होंगे के लिए क्या बोलेंगे, यू विल बी अ डॉक्टर। तो फ्यूचर की बात किया जा रहा है। जैसे हमने कहा वह एक अच्छा स्टूडेंट होगा, तो ही विल बी अ गुड स्टूडेंट। मैंने कहा कि आप एक ड्राइवर होंगे, तो यू विल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होऊंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर होऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे यदि अनिवार्यता की बात होगा तो कंडीशन उल्टा हो जाएगा, आई के साथ हम शैल का, आई के साथ विल का यूज करेंगे और यू ही सीट के साथ हम शैल का यूज करेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो आगे देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ यदि विल शैल और फिर साथ में बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले, यानी कि बी के बाद नाउन ना मिलकर अगर बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में है, कुछ काम के किए जाने की कल्पना। जैसे हमने कहा कि कार रिपेयर करवा दी जाएगी, तो कार रिपेयर करवा दी जाएगी, कार जो है वो भविष्य में ठीक करवा दी जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे, द कार विल बी रिपेयर्ड, द कार विल बी रिपेयर्ड, यानी कि कार सही करवा दी जाएगी। हमने कहा तुम्हारा काम पूरा करवा दिया जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, योर वर्क विल बी कंप्लीटेड, तुम्हारा काम पूरा करवा दिया जाएगा। उसे यहाँ बुला दिया जाएगा, उसे यहाँ बुला दिया जाएगा, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि ही शैल बी या फिर ही विल बी का यूज कर दीजिए, ही विल बी कॉल्ड, ही विल बी कॉल्ड, उसे बुलवा दिया जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे चौथा सेंस क्या है।
स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट विल शैल, साथ में हैव फिर नाउन, तो हैव के साथ यदि नाउन लगाओ यानी हम ये कल्पना कर रहे हैं कि भविष्य में आपके पास कुछ होगा। जैसे हमने कहा कि आपके पास बहुत पैसा होगा, तो हम क्या बोलेंगे, यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, आपके पास बहुत पैसा होगा। हमने कहा कि आपके पास एक नई कार होगा, आपके पास एक नया कार होगा, तो यू विल हैव अ न्यू कार। मेरे पास तुम्हारा फोन होगा, मेरे पास तुम्हारा फोन होगा, तो मेरे पास कुछ होने की बात किया जाए, साथ में ये जो भी चीजें होगा ये पास्ट में नहीं फ्यूचर में होगा, तो इसके लिए हम विल के साथ हैव का यूज करेंगे, साथ में एक नाउन जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई काम की बात नहीं किया जा रहा, यहाँ पे किसी चीज की, किसी वस्तु के बस पास होने की बात किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास आपका फोन होगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई शैल हैव योर मोबाइल, आई शैल हैव योर मोबाइल, मेरे पास आपका फोन होगा। इस प्रकार से हमने कहा कि यदि सब्जेक्ट के साथ विल शैल लगा और फिर हैव मिले, यदि हैव के साथ कोई नाउन ना मिलके वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या करता है, फ्यूचर में कोई काम के समाप्त होने का बोध दिखाता है कि फ्यूचर में कोई काम पूर्ण रूप से क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ चुका हूंगा, मैं पढ़ लिया हूंगा, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई शैल हैव रेड, मैं पढ़ लिया हूंगा। मैं पत्र लिख चुका हूंगा, तो आई शैल हैव रिटेन अ लेटर, मैं पत्र लिख चुका हूंगा। मैंने कहा मैं तुम्हें फोन कर दिया हूंगा, मैं तुम्हें फोन कर दिया हूंगा, तो क्या बोल सकते हैं, आई शैल हैव कॉल्ड यू, मैं तुम्हें फोन कर दिया हूंगा। वह तुम्हारे घर चला गया होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, वह तुम्हारे घर चला गया होगा, तो ही विल हैव रिच्ड, पहुंच गया होगा, चला गया होगा। यू विल हैव गन भी यूज कर सकते हैं, रिच्ड भी, रिच्ड पहुंचने के लिए हमने कहा यू विल हैव रिच्ड टू योर होम, वह तुम्हारे घर पहुंच चुका होगा। तो आशा है आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा। तो ये रहा विल और शैल का प्रयोग। अच्छा, एक चीज और आप जान लीजिए, अगर सेंटेंस में हमें ऑब्लाइज टू मिले या फिर एबल टू, तो ऑब्लाइज टू हो या फिर एबल टू हो, तो इस कंडीशन में हम कभी भी विल का प्रयोग नहीं करेंगे, शैल का प्रयोग करेंगे। तो अगर साथ में बी लगा रहे हैं तो हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे, शैल बी के साथ ऑब्लाइज टू, एबल टू का प्रयोग करेंगे, तो वहां पे हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, शैल बी। जैसे आई शैल बी obliged to you, मैं आपका आभारी रहूंगा, I shall be obliged to you। अब आप किसी भी कंडीशन में यहाँ पे want will भी नहीं लिखेंगे। जैसे मैंने कहा I, और I के साथ मैं यदि will लगाना चाहूँ, I will be obliged to you, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से हमने कहा कि I shall be able to do this, मैं इसे करने में समर्थ रहूंगा, मैं इस काम को या फिर मैं इसे करने में समर्थ रहूंगा, तो आई शैल बी एबल टू डू दिस, ये सेंटेंस सही है। लेकिन हम किसी कंडीशन में यहाँ आई के साथ यदि विल लगाने की कोशिश करें, आई विल बी एबल टू डू दिस, तो ये फिर सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से फोर्स भी होता है, तो फोर्स्ड टू के साथ हम शैल का यूज करते हैं, विल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो, और इसे शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंचे जिनको विल शैल का प्रॉब्लम या फिर किसी भी मॉडल का प्रॉब्लम है, तो वो उन सब प्रॉब्लम को दूर कर सके।